अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर खान ने पेंसिल्वेनिया यूएसए से। हमारा आज का टॉपिक है एक्ने के ऊपर, जो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है यंग टीनेजर्स में, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में। ये एक बड़ा एक मसला रहता है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर उमर खान से जानेंगे कि एक्ने की क्या रीजंस हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या हमें प्रिकॉशंस करनी है। उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, Adil Bhai. Always a pleasure talking to you on these very important topics. तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट एक्ने। ये किस तरह, क्या वजूहत होती हैं जो एक्ने स्टार्ट होती है? जी अदिल भाई, आपने बहुत ही अहम सवाल किया कि एक्नी कहाँ होती है, किनको होती है। तो आपने जैसे बात की कि टीनेजर्स के अंदर एक्नी बहुत होती है। टीनेजर्स के अलावा उन लोगों में होती है एक्नी जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, हार्मोनल प्रॉब्लम उनको पेश आता है। खास तौर पे खवातीन जो माहवारी यानी कि साइकिल के शुरू में या साइकिल के शुरू होने से पहले चंद दिन पहले अक्सर खवातीन को एक्नी वगैरह, पिंपल्स वगैरह, दाने वगैरह शुरू होते हैं। और खवातीन में एक और मसला होता है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक चीज होती है जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काफी होता है। फिर खवातीन के अंदर हो सकता है कि मीनोपॉज से पहले, यानी कि जब माहवारियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं 40-50 साल की उम्र में जाके, तो मीनोपॉज से पहले, चंद साल पहले लोगों को एक्नी वगैरह खवातीन को हो सकती है। और जाहिर सी बात है मर्द हजरात में भी हो सकती है, खास तौर पे टीनेजर्स में हो सकती है। जैसे आपने बात की थी, उसमें टेस्टोस्टेरोन वगैरह और हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हार्मोन की एक्सेस वगैरह काफी होती है। तो इस सूरत हाल में एक्नी वगैरह लोगों को होती है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में कि टीनेजर्स जो हैं एक्ने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो टीनेजर्स में ज्यादा किस चीज का फैक्टर इन्वॉल्व होता है? जी, आपने ये बहुत ही दोबारा एक अच्छा सवाल किया कि टीनेजर्स में बहुत ही ये लोग मुतासर होते हैं। और जाहिर सी बात है, ये ऐसी उम्र होती है कि इंसान अपने आप को जज कर रहा होता है और इंसान दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो इस उम्र में काफी मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये काफी वजूहात होती हैं। तो ये अक्सर टीनेजर में इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोगों में जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं, यानी कि उनको जेनेटिकली ये मसला होता है, चाहे बंदा कुछ भी कर ले। लेकिन काफ़ी ऐसी सूरत-ए-हाल होती हैं जो किसी और वजह से एक्ने वगैरह बढ़ जाती है। मसलन कि आजकल हमारे यहाँ जो रुझान है, गंद भला खाना, ख़ास तौर पे फ़ास्ट फ़ूड वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह खाना और शुगरी चीज़ें खाना, मिठाइयाँ खाना, जूस जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और ख़ास तौर पे ये कोला वगैरह, इस किस्म की चीज़ें, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो लोग पीते हैं, इसके अंदर बहुत बुरी किस्म की शुगर वगैरह होती है, एक्ने को बढ़ा देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये उम्र होती है तो इंसान बन रहा होता है, इंसान के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं, उसके अंदर हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं। जब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो ये चेंजेस इंसान के जिस्म पे आती हैं, और इन्हीं हार्मोन्स के साथ एक्ने वगैरह लोगों में आ सकती है। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व की गई है कि बाज दफा बहुत ज्यादा मेडिकेशन, किसी मेडिकेशन की वजह से या मेडिसिनल ज्यादा यूजेस की वजह से, कि क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? कि हमारे मुल्क में बड़ी कॉमन टर्म यूज की जाती है, ये गर्म हो गया, इसकी वजह से रिएक्शन हो गया, मुंह पे दाने होने शुरू हो गए। तो इसके बारे में आपकी साइंस क्या कहती है? जी, गर्म हो जाना ये एक सही कैफ़ियत भी हो सकती है, यानी कि ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है। लेकिन जी। गर्म होने का ये भी मतलब होता है कि बंदा अगर काफ़ी फैटी चीज़ें खाए और ऑयली चीज़ें खाए तो उससे गर्मी वगैरह पैदा हो सकती है, जो लेमैन में, पाकिस्तान में लोग कहते हैं गर्म हो जाना। तो ये हो हम्म। सकता है। ख़ास तौर पे अगर कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी दूध और चीज़ वगैरह से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो अक्सर औक़ात कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि दूध वगैरह और चीज़ वगैरह ये कम पिएँ और कम खाएँ, और फिर देखें कि आपकी एक्ने वगैरह इम्प्रूव होती है या नहीं होती। ज़ाहिर-सी बात है, इसके साथ तली हुई चीज़ें, बुरे किस्म के ऑयल्स वगैरह अगर बंदा इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ-साथ एक्ने वगैरह और ऑयली स्किन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मुँह के सुराख होते हैं, जिससे ऑयल वगैरह निकलता होता है, वो ब्लॉक हो जाता है अक्सर औक़ात, और उस सूरत-ए-हाल के अंदर फिर एक्ने वगैरह फिर डेवलप हो जाती है। तो ये बात सही की है। चंद और चीज़ें जो एक्ने वगैरह कॉज़ करती है, जैसे मैंने शुगरी ड्रिंक्स वगैरह बात की थी पहले। फिर चंद चीज़ें होती हैं कि जो यंगस्टर्स इस दौरानिये में, इस उम्र में अक्सर औक़ात प्रोटीन पाउडर्स वगैरह, वे प्रोटीन वगैरह खाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स होते हैं जिनके अंदर कभी-कभार एनाबॉलिक चीज़ें भी होती हैं। तो उनको साथ खाने के साथ भी एक्ने और जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, काफ़ी पेश आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से एक्ने बढ़ सकती है।
तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कोई भी चीज़ लें, तो कोशिश करें कि चीज़ साफ और शफ़ाफ हो और आपको पता हो कि इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स कैसे हैं और क्या हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर एक्ने हो जाए तो इसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? तो ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। तो प्रिकॉशंस जो आपने बात की, ज़ाहिर-सी बात है जो हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आपने देखना होता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। अगर आपने खाने को साफ करना है तो आप खाने को अपना साफ करें। आप शुगरी बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह मत पिएँ और आप तली हुई चीज़ें कम खाएँ और आप मिठाइयाँ वगैरह कम कर दें। और अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, तली हुई चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। फिर चंद चीज़ें इंसान कर सकता है जो इसमें बेहतरी आ सकती है। अगर इंसान अपने मुँह को साफ करे तो कोशिश करे कि ऑयली सोप्स वगैरह कम इस्तेमाल करें और फिर ये चीज़ ध्यान में रखें कि मुँह पे, चेहरे पे और एक्ने को छेड़े मत। अक्सर करार लोग ये करते हैं कि उसको ख़ारिज करते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल मत करें। इससे स्कारिंग वगैरह हो सकती है। इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि इन्फेक्शन पैदा हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इंसान के हाथ में काफ़ी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जो अगर इंसान मुँह पे लगाएगा, तो वहाँ इन्फेक्शन जा सकती है और इन्फेक्शन फैल भी सकती है। फिर एक और चीज़ इंसान कर सकता है कि इंसान अपने नाखून को छोटे रखे, क्योंकि अगर नाखून इंसान के बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ काफ़ी बुरे किस्म के बैक्टीरिया वगैरह जम जाते हैं और इंसान ज़ाहिर-सी बात है, बिना जाने अपने मुँह को हाथ लगा सकता है। अगर मुँह को हाथ लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे वही बैक्टीरिया वगैरह मुंतकिल हो जाएँगे। फिर अक्सर औक़ात लोग इस्तेमाल करते हैं कि स्क्रबिंग चीज़ें यानी कि मुँह मुँह पे रगड़ना। इंसान और ख़ास तौर पे ख़वातीन मुँह पे रगड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें रगड़ती हैं। बाज़ार में ऐसी चीज़ें मौजूद है कि ख़वातीन मुँह पे, चेहरे पे चीज़ें रगड़ती हैं। वो समझती हैं कि ये चीज़ें इंसान के मुँह को, चेहरे को साफ़ कर देंगी। लेकिन एक्ने की सूरत-ए-हाल के अंदर इंसान चीज़ों को रगड़े मत, बिल्कुल मत रगड़े, उससे इरिटेशन पैदा होती है, उससे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पैदा हो सकती है और ज़ाहिर-सी बात है एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है और अगर इसको ज़्यादा इन्फ्लेम करेंगे, ज़्यादा इरिटेट करेंगे, तो ये एक्ने और ज़्यादा खराब हो सकती है। फिर चंद चीज़ें इंसान अगर इस्तेमाल करे, यानी कि क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह इस्तेमाल करे, उसको ज़हन में रखे कि अगर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो वो ऑयली ज़्यादा नहीं हो और अक्सर औक़ात इन चीज़ों में लिखा होता है नॉन कोमिडोमिक, यानी कि नॉन कोमिडोमिक, NONCOMEDONIC। इन चीज़ों पे लिखा होता है कि ये नॉन कोमिडोमिक हैं और ये एक्ने कम पैदा करती हैं। फिर आपने जो चीज़ देखनी होती है, अक्सर औक़ात ख़वातीन अगर मुँह पे फेस पाउडर वग़ैरह और इस किस्म की चीज़ें और खूबसूरती की चीज़ें अगर इस्तेमाल करती हैं, तो उनको भी ज़ाहिर-सी बात है यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये एक्ने और इरिटेशन तो कॉज़ नहीं करती। ख़ास तौर पे चीज़ें जो अक्सर औक़ात लाल होती हैं और पीली होती हैं, यानी कि येलो होती हैं, इस किस्म के जो फेस पाउडर वग़ैरह होते हैं, इनके अंदर एक्ने के बनने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये चंद चीज़ें हो सकती हैं, जो इंसान इसको मद्देनज़र रखे अगर एक्ने वग़ैरह का मसला है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा, हमारे इल्म में ये बात है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी ब्यूटी क्रीम जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स होती हैं, उसके अंदर मरकरी को बड़ा खुलेआम इस्तेमाल कर रही हैं कंपनीज़, जो स्किन के लिए ऑब्वियसली बहुत डेंजरस है। और अगर यंगस्टर्स में ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, तो ये बताइए उनके लिए कुछ गाइड कीजिए कि ये कितनी डेंजरस है उनकी स्किन के लिए और स्पेशली जब एक्ने भी हो? ये अदील भाई आपने बहुत ही अहम सवाल किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है और हेवी मेटल पॉइज़निंग, मर्करी भी एक हेवी मेटल है, एक बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ हो सकता है। एक रूल ऑफ थंब यानी कि कहते हैं कि जो रूल ह बंदा हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करे, खास तौर पे फेस प्रोडक्ट्स और स्किन प्रोडक्ट्स और हेयर प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करे, अगर आप उस चीज़ को खा नहीं सकते ना, तो चेहरे पे मत लगाएँ। ये एक मैंने बहुत ही ब्रॉड चीज़ कर दी है, बहुत ब ब्रॉड चीज़ कह दी है, लेकिन अगर आप चीज़ को खा नहीं सकते ना, तो चेहरे पे मत लगाएँ। अगर लगाना भी चाहते हैं तो कम मिकदार में लगाएँ, ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है चेहरे पे जो भी चीज़ आप लगाएँगे, ठीक है, चेहरे पे लगाया हुआ है, लेकिन वो चीज़ आपके जिस्म में ज़रूर जाएगी। बहुत कम चीज़ें चेहरे पे जो आप लगाएँगी या लगाएँगे, जो इंसान के जिस्म के अंदर नहीं जाएँगी। अक्सर औक़ात बहुत किस्म की बीमारियाँ हम डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं चलती कि ये हेवी मेटल पॉइज़निंग हुई हुई है और जी, हमें भी जी। इस तरह पता नहीं चलती क्योंकि ये टेस्ट करवाने महँगे होते हैं, मरीज़ों के पास पैसा नहीं होता और अगर डॉक्टर $1000 या रुपए का टेस्ट वगैरह कराते फिर जाएँ तो मरीज़ भी भाग जाते हैं। तो ये हेवी मेटल पॉइज़निंग बहुत छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो पता नहीं चलता, अब इंसान थका हुआ महसूस कर रहा होता है, ब्रेन फॉग वगैरह इंसान को हो रहा होता है, बाल गिर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता चलता और पता चलता है कि बाद में कभी
कोई टेस्ट भी करे या ना करे, पता चलता है कि भाई ये हैवी मेटल पॉइजनिंग इसको हुई थी। बहुत ही सोच समझ के इंसान ये चीजें इस्तेमाल करे, बहुत ही सोच समझ के चीजें अपने मुंह के ना डाले, बहुत ही सोच समझ के इंसान चीजें अपने चेहरे पे लगाए और बालों पे चेहरे पे लगाए। लगाना और मुंह में डालना तकरीबन एक ही तरफ चला जाता है। बिल्कुल जी, अच्छा जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अब हम आते हैं इसकी मेडिकेशन की तरफ। आपके एलोपैथिक सिस्टम में क्या क्या इसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए? जी, जो मेडिकेशन इसके लिए दस्तयाब हैं, वो बेस करता है कि किस किस्म की एक्नी है। अगर हम पहले इसको डिस्क्राइब करें क्या एक्नी किस किस्म की स्टेज एक्नी का होता है, तो उसको शायद बेहतर हो अगर हम इसके बारे में बात करें। सबसे पहले जो एक्नी कहते हैं, वो होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी, उसको कह सकते हैं। वो होते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, जिसको कोमिडोमल एक्नी भी कहते हैं। ब्लैक हेड्स का मतलब ये है कि अक्सर लोगों में देखा जाता है कि छोटे-छोटे काले धब्बे पड़े होते हैं। छोटे-छोटे जो बारीक धब्बे पड़े होते हैं, अक्सर औकात नाक पे काफ़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। फिर कहा जाता है कि व्हाइट हेड्स, वो व्हाइट हेड उसमें ये होता है कि उसमें हल्के-हल्के छोटे-छोटे सफ़ेद दाने इंसान के चेहरे पे आते हैं। तो उसे कहते हैं कोमिडोमल एक्नी, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी। इसके बाद एक्ने की किस्म होती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने। इन्फ्लेमेटरी एक्ने ज़्यादा बढ़ जाती है, मुँह के ऊपर सूजन, मुँह के ऊपर ज़्यादा बड़े दाने वगैरह, लाल किस्म की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, इसको इन्फ्लेमेटरी एक्ने कहती हैं। तो इसके बाद अगर आगे चलते हैं, तो उसे कहते हैं सिस्टिक एक्नी। सिस्टिक एक्नी ज़्यादा बड़े दाने होते हैं और ज़्यादा इंसान को चेहरे पे दर्द भी महसूस होता है और हो सकता है कि चेहरे से रेशा भी निकल रहा हो, गंद-बला भी इन दानों से निकल सकता है। ये बुरी किस्म की एक्नी होती है। तो इन सब एक्ने की अक़साम को अगर बंदा देखा जाए, तो इस सब की ट्रीटमेंट थोड़ी मुख्तलिफ होती है। और अगर ट्रीटमेंट पे आएँ, सबसे पहली चीज़ जो होती है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि जो बाज़ार में आम तौर पे दस्तयाब चीज़ें होती हैं और ये वैसी चीज़ें होती हैं कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बगैर इंसान ले सकता है। लेकिन मेरी ये राय होगी, मेरी तजवीज़ होगी कि अगर आपको एक्ने का मसला काफ़ी देर से है, ज़ाहिर-सी बात है लोगों को पता है कि उनको 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से है, ये नई चीज़ तो उनको नहीं है। तो आप अपने प्राइमरी डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कोशिश करें कि पहले कॉन्टैक्ट करें। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करना है, आपको देखना है कि आप अपने खुद इस तरीके को अपना सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप द कर सकते हैं, वो ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशंस होती हैं। कोशिश करें कि वो कंपाउंड, वो ऐसी चीज़ ढूँढें, जिसमें बहुत ही कम दूसरे अम अ, इंग्रीडिएंट्स हों। आप सिर्फ़ सैलिसिलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें पहले। ठीक है ना? फिर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं अम, अ, एज़िलिक एसिड। एज़िलिक एसिड एक और कंपाउंड होता है, AZELAIC एसिड एक और कंपाउंड होता है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहते हैं बेंज़ोइल पेरोक्साइड। ये भी दवाई होती है जो चेहरे पे बंदा लगा सकता है, इससे भी काफ़ी लोगों को फ़र्क महसूस होता है। ये चीज़ मैं बताने चले जाऊँ कि इन सब चीज़ों में फ़र्क ओवरनाइट यानी कि दिनों में मुश्किल से होता है। इनको हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते, महीना लग सकता है। अगर इंसान समझे कि भई ये 1-2 दिन में लगाया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने परसों मेरे जिगर की शादी है और मेरी एक्ने चेहरे पे है, ख़त्म नहीं हो रही 2 दिन में, तो ये ऐसा काम नहीं होगा। ये चीज़ आपने सोच समझ के करनी होती है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये बेहतर होती है। महीना, हफ़्ता, हफ़्ता 1-2 हफ़्ते लग सकते हैं कि आपको इसका रिज़ल्ट मिले। तो ये ज़हन में चीज़ रखनी होती है। वीवर्स, डॉक्टर उमर साहब ने हमें बहुत सारी मेडिकेशंस बताई हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके विजिट करना है और अपनी टाइप्स ऑफ एक्ने के हिसाब से मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। आपने खुद कोई मेडिसिन नहीं करनी, ये सब भी आपको बताने का मकसद आपके साथ एक नॉलेज शेयर करना है। तो क्योंकि टाइप्स ऑफ एक्ने बहुत सारी हैं, इसलिए इस लिहाज से मेडिसिन्स भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है बिल सर, ये बात मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपने सही बात की है और इसको मैं री-एम्फसाइज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके स्किन के लिए कौन-सी दवाई सबसे बेहतर है। आपको नहीं पता आपका स्किन किस नौयत की स्किन है, उसमें किस किस्म की चीज़ ज़्यादा मुफ़ीद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ एक्ने प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जेल्स भी होती हैं, क्रीम्स होती हैं, लोशन्स होती हैं, फ़ोम्स होती हैं, सॉल्यूशंस होती हैं और हर बंदा समझता है कि उसकी स्किन ऑयली है। कुछ लोग सही समझते हैं, कुछ लोग गलत समझते हैं। अगर आप लेट्स से कुछ क्रीम्स या लोशंस ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल करना मुज़र हो सकते हैं। कुछ जेल्स ऐसी होती हैं कि जो ड्राई स्किन के अंदर इस्तेमाल करना मुज़र हो सकती हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसी होती हैं जो इंसान सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको पता नहीं चलता। तो बेहतर ये है कि अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर के साथ आप कॉन्टैक्ट रखें और डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें। तो आपका बेहतर इलाज हो सकता है, आपका जल्दी इलाज हो सकता है और नुकसान के चांसेस कम हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह दूँ, ये चीज़ बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि अक्सर औक़ात ये दवाइयाँ इंसान हामिला खातून, प्रेग्नेंट फीमेल इस्तेमाल नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंज़ोइल पेरोक्साइड वगैरह ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती।
आइसोट्रोटिनोइन वगैरह इस किस्म की चीजें खवातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लिंडामाइसिन कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसी होती हैं, टॉपिकल भी होती हैं, जो कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने जाहिर सी बात है अपने डॉक्टर से के पूछने के बगैर, डर्मेटोलॉजिस्ट पूछने के बगैर ये चीजें इस्तेमाल करना बहुत ही मुज़िर हो सकता है। फिर अगर ये टॉपिकल एजेंट्स से, जो बेसिक एजेंट्स हैं, इनसे आपकी एक्ने बेहतर नहीं होती, फिर डॉक्टर ज़रा देखते हैं कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर प्रिपरेशंस ऐसी मिलती हैं जो एंटीबायोटिक्स उसके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डॉक्टर से ज़ाहिर सी बात है पूछ के। फिर भी अगर ये मसला ठीक नहीं होता, इंसान का ये मसला और एक्ने वगैरह बढ़ती जाती है और ठीक नहीं होती, तो फिर और ओरल मेडिकेशन इस्तेमाल की जा सकती हैं जो इसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। फिर चंद बातें कह दूं, अक्सर औकात हम स्किन केयर और सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्ने के लिए चंद चीजें ऐसी हैं कि जो फायदेमंद साबित हो सकती हैं और हुई हैं, और अक्सर औकात लोगों को फायदा मिल सकता है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी अगर बात कर लूं, तो विटामिन ए एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जो स्किन के लिए और एक्ने के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। अक्सर औकात लोगों में विटामिन ए भी की अक्सर औकात लोगों में विटामिन ए की कमी होती है, तो इसकी वजह से भी एक्ने हो जाती है। तो ये आपका डॉक्टर भी आपको बता सकता है। तो इसके बाद एक और चीज होती है कि जिंक जिंक टैबलेट्स मिलती हैं, 10 मिलीग्राम, 20, 30, 40 मिलीग्राम ऐसी टैबलेट्स मिलती हैं। जिंक इज नोन टू बी अ हीलर ऑफ द स्किन एज वेल एज फॉर वुंड्स। यानी कि हम अस्पताल में जिसको इंसान को वुंड वगैरह हुई होती है या कोई चोट वगैरह लगी होती है, तो हम जिंक वगैरह देते हैं, उससे हीलिंग प्रोसेस काफी तेज हो जाता है और बढ़ जाता है। कुछ लोग कोएंजाइम क्यू भी इस्तेमाल करते हैं एक्नी वगैरह के लिए, लेकिन विटामिन ए और जिंक काफी मुफीद साबित हो सकती है। विटामिन ए इसलिए भी बेहतर होती है क्योंकि कुछ चंद दवाइयां जो बनाई जाती हैं वो विटामिन ए की डेरिवेटिव होती हैं, यानी कि विटामिन ए की अकसाम होती हैं। तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिंक वगैरह काफी बेहतर होती है। चंद विटामिन जिससे मैं कहूंगा कि इंसान दूर रहे अगर उनको एक्नी वगैरह है, जैसे B6 वगैरह, विटामिन B12, ये काफी नुकसान भी पैदा कर सकती है, हर एक में नहीं, लेकिन ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि इन विटामिन से आपको नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन लिटरेचर के अंदर, साइंसी तहकीक के अंदर विटामिन B6 और B12 के साथ एक्नी बढ़ सकती है कुछ लोगों के अंदर। अच्छा सर, मेरा इससे ये बात हमें पता चली है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विटामिन ए और जिंक दे आर गुड फॉर योर स्किन, और स्पेशली फॉर एक्नी, और बी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे आर नॉट गुड, दे आर लिंक्ड कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मेरा एक बात ये है कि हमारे ऐसे फ्रूट्स मैं चीज को दोहरा देता हूँ। B6 और B12 हैज बीन लिंक्ड टू सम टाइप्स ऑफ एक्नी, तो ये आपका डॉक्टर बता सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको ठीक है। विटामिन की जरूरत है या बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है तो डू नॉट टेक बी कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है एक्सेसिव डोसेज ऑफ एनीथिंग इज बैड। विटामिन बी का एक्सेसिव डोज करेंगे तो उसमें भी अक्सर लोग कहते हैं कि नुकसान नहीं हो सकते, लेकिन क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तहकीक से साबित की गई चीज है कि विटामिन B6 और B12 के साथ कुछ रिसर्च और केस स्टडीज ऐसी निकली हैं जिसकी वजह से पता चला है कि इनके साथ एक्नी भी हो सकती है। लेकिन आपका डॉक्टर आपको सही तरह इन चीजों के बारे में बता सकता है। जाहिर सी बात है, को हमारे कोई नाजरीन है जो विटामिन B6 बहुत ले रहे हैं, विटामिन B12 बहुत ले रहे हैं, उनको एक्नी भी है, तो वो जहन में रख लें कि ये चीज अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अच्छा, अगर ये बात देखी जाए सप्लीमेंट्स के अलावा जो हम अपनी डाइट के अंदर जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन के, लेट्स सी अगर बी कॉम्प्लेक्सेस रिच कोई चीज आप खा रहे हैं, तो क्या उसका भी इतना ही रिएक्शन होगा जो एक सप्लीमेंट का होगा, या उसका काफी हल्का होगा? क्योंकि नेचुरल सोर्स की बात करें फ्रूट्स वगैरह की, तो उसमें इतनी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं होते, एक नॉर्मल रेंज होती है, तो क्या उसका भी कोई इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि नेचुरल चीज खाने से नुकसान होना मुश्किल होता है, नुकसान होना बहुत कम होता है। और कम से कम एक्नी के लिए और जनरल हेल्थ के लिए यही कहा जाता है, और यही एक्नी के लिए भी मुफीद है कि इंसान शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी चीजें, मिठाइयाँ वगैरह, बर्गर्स वगैरह, पिज्जा, चीज वगैरह के बेतहाशा इस्तेमाल के अलावा इंसान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए, फाइबर की चीजें खाए यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह खाए, और कोशिश करे कि नट्स वगैरह जरूर खाए। इनके अंदर अच्छे किस्म के, अच्छे मिकदार में और बैलेंस किस्म के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि आपको बहुत ज्यादा नट्स खाने से, बहुत ज्यादा फ्रूट खाने से आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो आप ये बात मत सोचिए। वैसे आपका देश है अमेरिका, ये तो इन्वेंटर है शुगरी फूड और फास्ट फूड, दुनिया को इंट्रोड्यूस भी इसने करा, दुश्मन भी सबसे बड़े आप ही हैं फास्ट फूड के। भाई, जो अमेरिका जिस पे चलता है ना, अमेरिका चलता है कैपिटलिज्म पे।
कैपिटलिज्म किस तरह चलता है? कंपनीज कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, कंपनीज प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं, फिर लोगों ने लेना होता है। अगर लोग नहीं लेंगे और लोग कहेंगे नहीं हमें हेल्दी खाना चाहिए, तो कंपनीज भी हेल्दी खाना बनाएंगी। अगर कंपनीज देखती हैं कि भाई मैंने पैसा कैसा कमाना है, कंपनी देखती है कि बंदे ने सोडा पीना है तो मैं सोडा और बनाऊंगा, ठीक है ना? कंपनी कहेगी कि मैंने सोडा और बनाना है। और कंपनी कहेगी, लोग कहते हैं कि नहीं मुझे फल फ्रूट मुझे चाहिए, तो कंपनियां फल फ्रूट के प्लांट्स बनाएंगी। तो इसी तरह कैपिटलिज्म चलता है और जाहिर सी बात नहीं है। तो आप ज्यादा ना बोले, ऐसा ना वॉल स्ट्रीट वाले आपके पीछे लग जाए, कहेंगे ये डॉक्टर नहीं नहीं बहुत खिलाफ है हमारे। नहीं नहीं, उनको भी पता है लोग तो उतना ही है। लोग अगर गंदी चीज खाएंगे तो वो गंदी चीज बनाएंगे, लोग अगर अच्छी चीज चाहेंगे तो वो अच्छी चीज बनाएंगे। तो कंपनी से पैसा तो वैसे ही बनाना है, वैसे ही बनाना है। जी जी, आप सही लेकिन कह जो रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि लोगों की एजुकेशन। और दिल भाई जो आप इन टॉपिक्स को आप छेड़ रहे हैं, इनका मकसद ये जाहिर सी बात है आपका यही है कि लोग एजुकेट हों और लोगों को पता हो कि वो अच्छी चॉइसेस एग्जैक्टली। किस तरह बना सकते हैं। अगर उनको पता जी नहीं होगा, उनको पता कि ठीक है बर्गर खाना अच्छी बात है, पिज्जा खाना अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात है वो यही चीज मांगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही सवाल और टॉपिक्स चुनेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर वैसे लोग अपने। मुझे आपकी फिटनेस से अंदाजा है कि आप ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते, वरना अमेरिका में तो मोटापा बहुत आम नहीं, अमेरिका में चल है। मोटापा आम है, लेकिन कभी कभार मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जाहिर सी बात है कि भाई ये नहीं खाया जाए। अगर बाहर निकलता हूँ तो कभी कभार हो जाता है कि बंदा खा ले। हाँ, लेकिन जो वंस आपस की इन बात है, वीक। जो आपस की बात आपके साथ शेयर करूं, अमेरिका के अंदर जो पढ़ी लिखी कौम है वो उनको पता है कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह, केएफसी वगैरह, पिज्जा वगैरह उनकी सेहत के लिए मुज़र है। तो वो दूसरे रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहां रेगुलर किस्म का जी खाना और होता है। जी तो हाँ। ये पिज्जा वगैरह, जी हाँ। मैकडॉनल्ड्स वगैरह में ज्यादातर जो जो एडवांस क्लास नहीं होती वो ज्यादा जाती है। और अमेरिका में दूसरे बेतहाशा रेस्टोरेंट है। अजीब बात पाकिस्तान में यह है कि इस किस्म की चीजें पाकिस्तान में ज्यादातर पैसे वाले लोग जाते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में तो ये है कि हर जगह स्टॉल लगा हुआ है कि जहां बर्गर वगैरह इस किस्म की चीजें, फारिग बर्गर वगैरह इस किस्म की चीजें बिल्कुल बेतहाशा दस्तयाब हैं। तो ये वैसे मैं आपको बताता चलूं कि हमारी माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो अब ऑर्गेनिक फूड्स का भी काफी रुझान पाकिस्तान में आ गया है। और ये बात हकीकत है कि ये जो फास्ट फूड है, ये पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है उन सबके लिए महंगा ही है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक और हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए, वो भी इससे अवॉइड करते बिल्कुल सही। जो देसी खाने हैं ये तो बहुत ही उम्दा हैं। हैं। और जाहिर सी जी बात है, जो बकरी अगर जो पहाड़ियों में चढ़ चढ़ के उसने पैदा हुई है, पली भरी है, तो और जो वेजिटेबल्स वगैरह, फल फ्रूट जो हमारे देसी हैं वो इंसान खाए। अंडे देसी खाए, अगर बंदे को मिल सकता है अंडे वगैरह, देसी अंडे बंदा खाया करे। जो भी वो फूड फार्मिंग वगैरह होती है, इसको अगर बंदा बच के रह सके तो बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह इंफॉर्मेटिव चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।